हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 2024 यानी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको पता है कि 19 अप्रैल से 1 जून तक अलग अलग 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब अगला जो स्टेप होता है वो है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का, यानी कि नामांकन दर्ज करने का। ऐसा इसलिए ताकि इनकी जो एलिजिबिलिटी है, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जा सके और उनकी उम्मीदवारी को सुनिश्चित किया जा सके। यहां अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात बताऊं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जैसे ही तारीखों की घोषणा होती है तो उसके बाद हर एक जिले में चुनाव के लिए घोषणा की जाती है और प्रेस नोट के हिसाब से यह बात बताई जाती है। तो ये प्रेस नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो वो उस प्रेस नोट को जारी करते हैं, क्योंकि चुनाव में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं, यानी कि पूरी जो चुनाव कराने की जो कमान है वो डीएम के हाथों में होती है। आपको यहां पर अपना नामांकन फॉर्म भरना होता है और फिर उसके बाद जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको इसको सौंपना होता है। ये पूरा चेक किया जाता है, अगर चीजें ठीक हैं तो उसके बाद इनको रजिस्टर्ड कहा जाता है कि रजिस्टर्ड घोषित किए जाते हैं। आपको यहां पर ध्यान रखने की बात है कि अगर जरा सी भी कोई त्रुटि पाई गई तो कैंसिल कर दिया जाता है नॉमिनेशन पेपर को। आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जब इस प्रत्याशी को रजिस्टर्ड घोषित कर दिया जाता है उसके बाद ही वो मैदान में जाकर के चुनाव के लिए वोट मांग सकता है। ठीक है, उसके लिए जो कंडीशंस की बात करते हैं, हम नियम की बात करते हैं, तो पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है वो क्या है कि ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जो 25 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है, मतलब मिनिमम एज जिसकी 25 साल हो, प्लस रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए वोटर लिस्ट में, उसका नाम अंकित होना चाहिए। ये जो मेन कंडीशन है, ये अगर कोई फुलफिल कर पा रहा है तो फिर वो यहां पर अपना नामांकन भर सकता है, मतलब वो चुनाव लड़ सकता है। यहां आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक और चीज आपने सुना होगा कि टिकट मिलना क्या होता है कि टिकट मिलने का मतलब है कि कोई भी जो रजिस्टर्ड पार्टी है वो घोषणा करती है कि ये उम्मीदवार हमारे इस सिंबल से चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब भी वो प्रत्याशी अपना नामांकन फॉर्म भरता है तो साथ में वो अपना सिंबल भी बताता है, जिस आधार पर जो इलेक्शन कमीशन है उसको वो सिंबल एलोकेट करते हैं कि भाई आपको इस सिंबल से ये चुनाव लड़ना है। ठीक है, एक और अगर हम इसकी कंडीशन पर जाएं तो इसकी जो कंडीशन है वो आपने जमानत राशि, ये शब्द आपने बड़ा सुना होगा, जमानत जब्त हो गई। ठीक है, तो जमानत राशि क्या होता है? अलग अलग चुनाव हर कैटेगरी के हिसाब से आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, चाहे वो आपके जो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सबकी अलग अलग एक जमानत राशि होती है। तो लोकसभा की क्योंकि हम बात करें तो लोकसभा की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी का अगर कैंडिडेट है तो जमानत राशि होती है 25,000 रुपए, और अगर हम बात करते हैं किसी SC ST कैंडिडेट की तो उसके लिए जमानत राशि रखी गई है 12,500 रुपए। ठीक है, और ये जो जमानत जब्त का शब्द है इसका मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट कहीं से अगर चुनाव लड़ रहा है और उसको 1/6 जितने भी टोटल वोट पड़े उसका 1/6 अगर नहीं पड़ा तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे जो अगली कंडीशन है वो ये है कि सीमित वाहनों का प्रयोग। देखिए, जब आप ये नॉमिनेशन पेपर फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास ऐसा नहीं है कि आप काफिला लेकर के जा सकते हैं। कुछ सीमित वाहन जो आपको अलाउ किए जाते हैं उतने ही वाहनों का आप प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन अधिकारी का जो ऑफिस है, ठीक है, वहां से 100 मीटर की दूरी पर आपको अपना जो वाहन का काफिला है वो वहां पर खड़ा करना होगा। मतलब आप वहां तक बिल्कुल ऑफिस तक नहीं ला सकते उसको, 100 मीटर की दूरी पर आपको ये खड़ा करना होगा। इसके अलावा आप ढोल नगाड़े बिना परमिशन के इस दौरान नहीं बजा सकते। जब भी जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो सारी चीजें क्या है कि चुनाव आयोग की परमिशन से ही होती है। ठीक है,
अगला देखिए, नोटरी स्तर पर शपथ पत्र, मतलब कहने का कि यहां पर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो एक शपथ पत्र बनाना होता है जिसमें अपने आय व्यय का आपको ब्यौरा लिखना होगा। इस शपथ पत्र में जो भी प्रत्याशी है उसको एक सेपरेटली इस पे अपने आय व्यय का ब्यौरा देगा, प्लस उसके अलावा वो यहां पर अपना जो आधार कार्ड है, अपना आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, ठीक है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र हो गया, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसके साथ आपको अटैच करके देने होते हैं। तो शपथ पत्र में ये सारी चीजें लिखनी होती हैं कि भाई जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है वो सब बिल्कुल सही है। तो एक सेपरेटली आपको नोटरी स्तर पर शपथ पत्र भी यहां पर देना होता है। इसके अलावा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा है जो वो आपको नामांकन पत्र के भीतर भी लिखना होता है। सिर्फ अपना ही नहीं लिखना होता, अपनी पत्नी का जो भी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा है वो भी देना होगा, और अगर कोई आश्रित बच्चा है आप पर तो उसके बारे में भी आपको पूरा बताना होगा, उसकी संपत्ति के बारे में भी यहां पर बताना होता है। ठीक है, इसके अलावा कितने हथियार हैं आपके पास वो पूरा बताना होगा, कितना जेवर है उसकी जानकारी देनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता है जो उसके बारे में भी आपको यहां पर पूरी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा आय के जो साधन हैं आपके, ठीक है, कहां कहां से कमाई हो रही है, वो सारी डिटेल्स भी इस नामांकन पत्र में आपको देनी होती है। इसके अलावा आप पर कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, मतलब प्रत्याशी पर कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, दर्ज हैं, ठीक है, कोर्ट में कितने दर्ज हैं, कितने चल रहे हैं, और कितनों पे कोर्ट ने सजा सुनाई है, ये सारा ब्यौरा भी नामांकन पत्र में आपको लिख करके बताना होता है। इसके अलावा लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि जो भी आपने डिटेल दी है उसकी पूरी जांच होती है, जिसको हम स्क्रूटनी बोलते हैं। तो इसकी पूरी पहले जांच होगी, और जांच होने के बाद यहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई हैं वो ठीक है। अगर कहीं पर भी जरा सी भी त्रुटि नजर आएगी तो आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक नाम वापसी का ऑप्शन भी होता है, कुछ समय दिया जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट चाहे, कोई प्रत्याशी अगर चाहे तो वो अपना नाम वापस भी खुद से ही वापस ले सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको डिटेल्स बताए, जो नियम बताए मैंने आपको अभी, उनको सबको एक बार प्रॉपर, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। और वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। आपको ध्यान रखना होगा, इस वक्त एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए, क्योंकि आपको इस P2I बैच के साथ मिल रहा है 18 किताबों का सेट, और इसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके ये आपको 29,999 में मिल जाएगा। उससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्लासेस 15 तारीख से शुरू होनी है। 15 अप्रैल से शाम को 6 बजे ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, प्री से लेकर के इंटरव्यू तक जो भी एक स्टूडेंट को ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स के लिए अलग से एक करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से करंट अफेयर कराया जाता है। सीसेट भी इसमें अवेलेबल कराया गया है। आपको जब प्री का टाइम आएगा तो अलग से आपको प्री की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। जब आप प्री निकाल लेते हैं तो यहाँ रह के तैयारी भी आपको कराई जाती है। सारी चीज़ें A to Z इसमें मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अब वापस से एक बार मैं अगर रिवाइज कराऊं आपको सारी चीज़ें, तो देखिए अगर हम इसके नियमों की बात करें तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि कोई भी नागरिक, बस उसकी कंडीशन क्या होंगी कि 3 उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो वो भारतीय नागरिक होगा, दूसरा उसकी उम्र है जो वो 25 साल से ज़्यादा होगी, मतलब कम से कम 25 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, और वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज, उसके अलावा देश का स्थायी निवासी होना चाहिए। भारत के संविधान के सिद्धांत के अनुसार वो देश का एक स्थायी निवासी होना चाहिए। न्यूनतम आयु मैंने आपको बता ही दी। एक जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यहां पर पता होगा कि जो आपका आरपीए 1951 है, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि राहुल गांधी वाला जो केस हुआ था एक, है ना, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं इसकी वजह से, क्योंकि उसके बाद से आपका ये जो सेक्शन 8(3) है ये काफ़ी चर्चा में आ गया था, क्योंकि ये सेक्शन 8(3) ये बताता है कि 2 या 2 से अधिक साल अगर किसी को सज़ा हो गई है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर एक लिली थॉमस का केस है जो वो भी हमने जिक्र किया था, सेक्शन 8(4) को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सारी डिटेल्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। खैर फिलहाल अगर हम नियमों की बात करें तो अपराधी नहीं होना चाहिए, आरपीए एक्ट में ऐसा साफ साफ लिखा है। इसके अलावा
देश के किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम रहना चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है। इसके अलावा चुनाव लड़ने की उसको आज़ादी है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, पूरे भारत में कहीं से भी वो चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपका ये असम, लक्षद्वीप और सिक्किम, इनको छोड़ करके पूरे देश में से कहीं पर भी वो चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा जमानत की मैंने बात की, तो जमानत के लिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 25,000 रुपये, जनरल कैंडिडेट के लिए 12,500 रुपये, एक SC ST कैंडिडेट के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो अगर वो नामांकन पत्र भरना चाहता है तो वो कितनी जगहों से भर सकता है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो 2 से अधिक, मैक्सिमम 2 जगहों से अपना नामांकन जो है वो भर सकता है, 2 से ज़्यादा वो नहीं भर सकता। इसके अलावा UPSC 2017 का जो क्वेश्चन है इसको भी एक बार देख लीजिए। इसके हिसाब से लोकसभा के चुनाव के, इसका आंसर आपको करना है और ये PDF है जो ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से चुनाव लड़ा जाना है, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची में है, या भारत का कोई भी नागरिक। बताइए, इनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। UPSC 2017 में ये क्वेश्चन है जो वो ऑलरेडी पूछा गया था। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आपको ओम द्विवेदी स्टडी IQ ज्वाइन करना होगा। ओम द्विवेदी स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इस QR कोड से भी स्कैन करके डायरेक्ट भी आप मेरे स्टडी IQ, इसमें मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। अगर कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मिल नहीं रहा है, तो उस केस में ओम द्विवेदी 007, ठीक है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो फिर मैं आपको जो उसका लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्द ही मिलेंगे अगले किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।